हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर सीएचओस को पता है कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी में कंडक्ट हो सकता है प्रोबेबली। तो हम उसी के कर देखते हुए आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए 4 क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। आज का जो क्लासेस रहने वाला है वो 5th नंबर का क्लासेस आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रहने वाला है। ठीक है, यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब के सपने की ओर अग्रसर हो रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि अब एमपी में सीएचओ का वैकेंसी ना के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो जो ये वैकेंसी है उसी में जी जान से मेहनत करना है। तो हम बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। पिछली बार जो हमारा कंटिन्यूएशन रह गया था उसी के आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। इससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। किसी को पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से सारे ही ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। इससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप हमें 9754573292 पे कांटेक्ट करके या यहाँ से नंबर ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉजिटिव एजेंट्स और इंक्यूबेशन पीरियड्स यहाँ पे मैंने बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट्स हेल्थ लेजिस्लेशन पासेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये कब पासेस हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्वारंटाइन एक्ट। ठीक है, 1870 में यहाँ पे पासेस हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1870 में यहाँ पे क्या हुआ था? क्वारंटाइन एक्ट क्या हुआ था? 1870 में क्या हो गया था? पासेस हो गया था। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे? द वैक्सीनेशन एक्ट 1880 में हो गया था। ठीक है, द एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ठीक है, क्या है? एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1970। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या एक्ट यहाँ पे पासिस हुआ था? द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट एक्ट। ठीक है, 1897। ठीक है, इसको याद में रखना है। ठीक है, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। ईएसआई कब आया था? 1948 में। ठीक है, 1948 में ईएसआई आया था। 1948 में आपका डब्ल्यूएचओ भी आया था। इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द फैक्ट्रीज एक्ट कब देखने को मिला था? 1948 में अगेन फैक्ट्रीज एक्ट देखने को मिला है। द प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, 1954। ठीक है, यह भी 1954 में आपको देखने को मिला। ठीक है, 1947 आईएनसी आपको अच्छे से याद रखना है कि एक्ट पास का हुआ और स्टैब्लिश 1949 में आपको देखने को मिला। इन सारी चीज़ों को को रिलेटेड करके यदि आप स्टडी करते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड रहने वाला है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे? मिस कर देंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप सभी के लिए, चाहे तो मैं इसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर सकता था, बट उसमें आपका टोटली टाइम वेस्ट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें एमसीक्यू में सोल्व करता है तो मुश्किल से मुश्किल आपके 10 एमसीक्यू में करवा पाता, बाकी फिर नहीं करवा पाता है, क्योंकि इतना समय उसमें चला जाता है। तो इससे बेटर है कि ये चीज़ें न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, इसको आपको रेक्टिफिकेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ठीक है, द हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। द इमोरल ट्रैफिक एक्ट। ठीक है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट कब आया था? 1956 में देखने को मिला था। द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ एक्ट कब होता है? 1969 में। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि कितने दिनों के अंदर आप लोगों के लिए बर्थ और डेथ का आपको सर्टिफिकेट्स को के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो 21 डेज होता है अपने इंडिया में। कहीं भी आप जहाँ पे भी होता है आपके नियर बाय सीएससी पीएससी या डीएच में आप जाके करवा सकते हो। ठीक है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी 1971। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आप सभी लोगों के लिए देखने को मिले हैं। ठीक है, एमटीपी के रिगार्डिंग चेंजेस देखने को मिले हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। आगे इसकी जो लिमिटेशंस है, ठीक है, एमटीपी एक्ट के लिमिटेशंस यहाँ पे बढ़ा दी हैं। अब फीमेल्स को क्या है कि पहले क्या था कि कम जो वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में ही क्या करता था, एक रेजिस्ट्रेशन एक लिमिट से डायरिया क्या सेट कर दिया गया था। दायरिया जो होता है वो सेट कर दिया गया था। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो केसेस होते हैं जिसमें एक फ़ीमेल को बाद में अबॉर्शन करवाना पड़ता है, तो उनके लिए वो बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे न्यू तरीके से गाइडलाइंस को एड ऑन कर दिया गया है,
जिसमें आप सभी लोगों के लिए पता होना चाहिए कि न्यू तरीके से आप वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 24 तक प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा सकते हो, 22-24 तक। और ये सब होता है अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द डॉक्टर्स, है ना। यदि आप 20 वीक्स के अबव में जाते हैं तो आपके 2 से 4 डॉक्टर के लिए यहाँ पे नीड लग सकता है, ठीक है। तो एमटीबी एक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। एमटीबी का जो कंसल्ट होता है वो कौन ले सकता है, तो जो एमटीबी का कंसल्ट होता है वो एक फीमेल ही ले सकती है। उसको किसी मेल या उसके हस्बैंड या किसी रिलेटिव से उसको कंसल्ट लेने का ज़रूरत नहीं है। ओनली फीमेल का कंसल्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यहाँ पे एमटीबी करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो एमटीबी होता है वो 12 से लेके तो इस वीक्स में देखने को मिलता है, 12 से लेके तो 20 वीक्स में देखने को मिलता है, जो कि 80% आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और किसी भी कारणवश जो विक्टिम होते हैं, रेप विक्टिम वगैरह होते हैं, उनका जो अपर एज में जाता है या कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज हमको बाद में फाइंड आउट होती है बेबी का, तो उन केसेस में ये एमटीबी एक्ट को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये एडिशनल पैरामीटर्स मैंने आप सबको के सामने शेयर किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपके सीएचओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। बात करेंगे हम कि अब किसका नेस का, द नेक्रोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। द काउंसलर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का कि कब है, द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। मेंटल हेल्थ एक्ट के रिगार्डिंग हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो डेज मैंने बताया था आपको, डेज याद रखना है, 10 अक्टूबर एवरी ईयर आता है, 10 अक्टूबर एवरी ईयर आता है, उसको याद रखना है। एक्ट आता है 1987 में आता है, और जो इसका प्रोग्राम होता है वो 82 या 83 में आता है। अलग तो वेरिएशन ऑफ द बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, इसमें से एक ना एक नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। द प्रोटेक्ट नेक्स्ट थिंग क्या है, द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। द प्री कॉन्सेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट, इसका फुल फॉर्म आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और ये 1994 में आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड या ये जो एक्ट है वो पास हो गया, ठीक है। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ये भी 1994 में हुआ है, ठीक है। द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड द हैंडलिंग एक्ट 1999 में, सभी लोगों को तो पता है कि बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग कैसे सेपरेटली हमें वेस्ट को डिस्पोजल करना है, बट बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता होगी कि हाँ ये एक्ट भी होता है और इसके रिगार्डिंग एक्ट के तहत ये चीज़ें चली आ रही है, और ये 1994 में यहाँ पे इस्टेब्लिश एक्ट पास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टबोको एक्ट कंट्रोल पावर 2003 में आया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो टबोको के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, इसका थीम एंटी ट्यूबरकुलोसिस डे का मनाया जाता है, 24 ऑफ मार्च को मनाया जाता है, एवरी ईयरली मनाया जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और पर्टिकुलर डेज पर्टिकुलर एक्ट का थीम आपको याद रखना है, और इनके जो पर्पस है, मेन जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, जितने भी एक्ट हैं जिनके भी सारे प्राइमरी फंक्शन है, वो भी आपको कैरी आउट करके जाना है स्टडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005 में आया था। द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस 2005। द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, 2005 में आया था। द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी आया है। द चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया है देखने को, 2006। अभी 1956 में आपको एक देखने को मिला था मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट प्रोविजन, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द फूड स्टैंडर्ड एंड द सेफ्टी एक्ट 2006 में आया था। द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंस का वजह 2012 में आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ द वुमन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोवेशन एंड द एक्ट कब देखने को मिला था, 2013 में, ठीक है। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब हुआ था, 2015 में, ठीक है। तो ये एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि एक्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के सामने डील करवाए हैं, ये आने वाले समय में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप देख लेना, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो हिंदू मैरिज एक्ट था, किसी किसी बुक में 56 दे रखा होता है, किसी किसी की बुक में 55 दे रखा होता है, ठीक है। यदि दोनों सिमिलर आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी 55 पे जाना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, और जो प्रोग्राम की यदि मैं बात करूँ तो आपके जो सिलेबस है उसमें 5 से 10 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना है। मतलब आप सोच के चलिए कि आपके सामने इस प्रकार के यहाँ पे मैं MCQ और इस प्रकार का कंटेंट लेके आया हूँ, जो कि सीधे ही
ही यहाँ से आपको एमसीक्यू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस बात क्या है कि आपको बिल्कुल कॉन्शियस होकर और कॉन्सेप्ट क्लियर होकर यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखता है। ईयर के अकॉर्डिंग और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमेशा ही क्वेश्चन CHOs में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपसे कि आप पहले पुराने क्वेश्चन पेपर को देखो कि लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या होता है, कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लैंग्वेज ऑफ द एमसीक्यू क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या की पॉइंट्स होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है कि यदि आप पहले क्वेश्चन पेपर को समझ लोगे तो आपके लिए जो आप एग्ज़ाम में अपेयर करोगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेशनल आप बात करेंगे हेल्थ प्रोग्राम का, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले इंडिया ने ही ये चीज़ें नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था 1951 में, ठीक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश तो नेशनल हेल्थ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, 1951। आफ्टर डेट द फिर वर्ल्ड वाइड यहाँ पे स्प्रेड हो गया। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, 1953। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें आएगी। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम मलेरिया को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे रन किए जाते हैं, जिसमें आपको क्या है कि मलेरिया के रिगार्डिंग जितने भी हम प्रिवेंशन यूज़ में लेके आते हैं, हेल्थ एजुकेशन यूज़ में लेके आते हैं, वो सब पेशेंट को बताते हैं, कम्युनिटीज एरिया को बताते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस अपनी प्रेजेंस शो करता है, क्योंकि आप यदि आप CHOs के में होंगे तो आपको इनके बारे में भी आपको हेल्थ एजुकेशन देना आना चाहिए। तो जो मलेरिया के रिगार्डिंग हेल्थ प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। इसमें आता है फिर एरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, 1951 में आया था। मलेरिया स्कीम प्रोग्राम 1971 में देखने को मिला है। इस प्रकार से बहुत सारे मलेरिया के रिगार्डिंग अपकमिंग प्रोग्राम्स मैं आपको बता दूंगा, बट अभी फ़िलहाल में आपको याद रखना है कि मलेरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ड्रग पता होना चाहिए, कौन सा छिड़काव करते हैं वो पता होना चाहिए, और कब करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कल मैंने मलेरिया के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ बताई थी कि मंथ ऑफ द मलेरिया कौन सा मनाया जाता है। तो मंथ ऑफ द मलेरिया हम जून को मानते हैं, ठीक है। एवरी ईयरली हम मंथ ऑफ द मलेरिया जून को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसी को मानते हैं, और उसी में बहुत सारे हम हेल्थ एजुकेशन वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपके मलेरिया के रिगार्डिंग। नेशनल वाटर सप्लाई एंड द सैनिटेशन प्रोग्राम 1954, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि हम फाइलेरियासिस की डिसीज़ कंडीशन को, जो वहाँ पे ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे इस प्रकार की डिसीज़ कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार के प्रोग्राम को रन किया जाता है, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, हमारे 1955 में हुआ था। नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आता है। लेप्रेसी का ड्रग ऑफ चॉइस तो पता ना, डेप्सोन, ये आपको याद रखना है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको इसके फेजेस वगैरह यही याद रखना है, ठीक है। और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958, जैसा मैंने बताया था, पहले मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया, फिर इरेडिकेशन प्रोग्राम आया 1958 में, ठीक है। अब बात करें हम किसका, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम है 1961 में आया, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल में जो लंचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जब आप गवर्नमेंट या प्राइमरी स्कूल में स्टडी कर रहे थे, तब आपको बीच में क्या है कि लंचिंग के टाइम में खाना प्रोवाइड किया जाता था। वही है होता है कि मिड डे मील प्रोग्राम होता है, जिसमें 1/3 एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। कभी कभी एनर्जी पूछा जाता है कि कितना एनर्जी होता है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद में रखना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। पर्पस पूछा जाता है मिड डे मील प्रोग्राम का पर्पस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो मैं यहाँ पे ओनली ईयर्स आपको प्रोग्राम में पूछे जा सकते हैं, नहीं, डेफिनेटली नहीं है। बट जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको इसके पर्पस, प्राइमरी फंक्शन क्या है और इसका मोटिव क्या है, अगले आने वाले समय में कितना यहाँ पे गोल अचीव करना है, ये भी हर एक प्रोग्राम का क्या है कि क्राइटेरिया पहले से ही सेट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपके साथ में पढ़ के जाना है, ठीक है। हो गया हमारा यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम हो गया। और मिड डे मील प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट पर्पस क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अटेंडेंस, टू इंक्रीज द अटेंडेंस इन द स्कूल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उसको बढ़ाने के लिए, अटेंडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया गया था, ठीक है, और अभी भी चला आ रहा है, ठीक है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962, ठीक है। और एक और रहता रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP 1993 में आया था, ठीक है। सबसे पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था, जिसमें 1962 में देखने को मिला है। इसमें हम क्या करते हैं कि टीबी के रिगार्डिंग हम प्रोग्राम को रन करते हैं, टीबी के रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, रूरल एरिया में करवाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा वहाँ पे भी आपको देना है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताना है, और सबसे मेन की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, घर में कैसे रखना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हेल्थ एजुकेशन, और इसी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। डेफिनेटली
एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि सीएचओ का सीएचओस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, यदि पर्टिकुलर आपके पास एक टीबी पेशेंट आता है, उसके क्या है साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रोग्राम में ही देखने को मिलती है। क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहा है सीएचओ के रिगार्डिंग और टीबी के रिगार्डिंग, कौन कौन सी मेडिसिन्स है, कलर ऑफ द मेडिकेशन, आइसोनियाजिन, रिफाम्बिसिन, पायरोडोक्सिन, ये सारी ही आपको मेडिसिन और टीबी के रिगार्डिंग, ठीक है। यदि आप टीबी का स्टडी करने जा रहे हो तो आपको ये सारे प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया हमारा, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होगा, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको भी याद रखना है। नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1963, ठीक है, इनको याद रखना है, ठीक है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम फिर आगे ना आया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में आया है। अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आया था। और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप श्योर मान के चलिए कि आ सकता है, एक से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आईसीडीएस एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से होता है, जिसमें क्या होता है एडोलेसेंट एज, नर्सिंग मदर्स वगैरह सभी को इंक्लूड किया जाता है। एडोलेसेंट एज खासकर फीमेल्स को यहाँ पे फोकस किया जाता है। और जो इसका हार्ट ऑफ द आईसीडीएस पूछा जाता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको हार्ट ऑफ द आईसीडीएस बताना है, ठीक है। अभी रिसेंटली यदि क्वेश्चन भी बनता है तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या है इंक्रीमेंट वगैरह भी मिलने लगा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हो गया नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडेड NPCB, ठीक है, फुल फॉर्म आपको खासकर याद रखना है। 1976 में आया था, ठीक है। काला हजार प्रोग्राम 1977 में आया था। मॉडिफाइड प्लान फॉर द ऑपरेशन, ठीक है, 1977 में आया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, जैसा मैंने बताया एक्ट आपका 1987 में आया था और 1982 में आपको एक्ट देखने को मिला था, ठीक है, और आप प्रोग्राम 1982 में देखने को मिला, ठीक है। नेशनल रेपलेसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, 1983 में देखने को मिला। नेशनल गुनियावोन इराडिकेशन प्रोग्राम 1983 में 84 तक देखने को मिला है। किसी किसी बुक में 83 है और किसी किसी बुक में 84 है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987, ठीक है। एड्स के रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ को पढ़ के जाना है, ठीक है। फर्स्ट केस कब आया था, 1986 में आया था, पुष्कर में आया था, राजस्थान में आया था, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड केस कब आया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है, ART कब दिया जाता है, ठीक है, 2004 में ART इस्टेब्लिश किया है। इसमें फेसेस चलते हैं, ठीक है। जैसा मैं अभी यहाँ पे को पहले ही बता देता हूँ कि जो एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपके इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, पूरा इम्यूनिटी और पूरा ऑटो इम्यून हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है ये है कि आपकी इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और HIV जो वायरस होता है उसकी वजह से हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें CD8 और CD4 सेल का जो होता है कि नंबर ऑफ द सेल काउंटिंग वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है। और 200 से कम यदि CD4 सेल का काउंट आ रहा है तो आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई सब जो पेशेंट है वो सफरिंग फ्रॉम द HIV एड्स या HIV वायरस, ठीक है। आप इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको यदि आप एक अडल्ट पर्सन हो तो आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप एक चाइल्ड वगैरह हो तो आपको PCR करना पड़ेगा, जो चेन रिएक्शन होता है ना वो वाला टेस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे इसके रिगार्डिंग डिसीज़ कंडीशन बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल चीज़ें बता दी हैं। अब बात करेंगे हम बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव VFHI इन द वर्ल्ड, ठीक है, 1991 और इंडिया में पूछे तो 1992, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका फुल फॉर्म सीधा ही पूछा जाता है सीचोस जैसे एग्जाम में, ठीक है। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है, ये बाद में रिप्लेस कर दिया था RNTC उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम से कर दिया था। बट इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किस पे ज़्यादा फोकस किया है, चाइल्ड पे किया है और सेव मदरहुड पे, ठीक है। आफ्टर द डिलीवरी और बिफोर द डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी, इस पे ज़्यादा कंडक्ट किया गया है, ठीक है। 1992 में आया था ये भी, ठीक है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में देखने को मिला। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 1, ठीक है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स जो केसेस थे वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर फेज़ 1 स्टार्ट किया, जो कि 1992 से लेकर तो 1997 तक यहाँ पे रन किया था, ठीक है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1993 में आया, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 62 में आया था, फर्स्ट वन कितना में आया था, 62 में आया था। फिर से अगर रिवाइज किया, कुछ न्यू गाइडलाइंस यहाँ पे चीज़ों की और डोट्स ORS डोट्स यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्या है, रिवाइज लिम्फेटिक फाइलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम
ठीक है। फाइलरेसिस के रिगार्डिंग भी रिवाइज कंट्रोल प्रोग्राम आया 1996 से लेके तो 1997 तक आपको देखने को मिला, ठीक है। इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1997 में देखने को मिला था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज़ 1 1997, ठीक है। 1997 में RCHP, ठीक है, RCHP फेज़ 1, ठीक है, देखने को मिला 1997 और इसको रिप्लेस किया था CSS वाले प्रोग्राम के साथ, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब आया? 1999 में, ठीक है। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम है। पहले तो क्या था? कंट्रोल था, रिवाइज था, एरेडिकेशन था, फिर अब एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया जिसको 99 में आया, ठीक है। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट 99 में आपको देखने को मिला, ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 हो गया हमारा 1997 में एंड हो गया, फिर 2 साल का यहाँ पे इंटरवल लिया गया, फिर उसके बाद क्या है 1999 से लेके तो 2004 तक आपका फेज़ 2 तक यहाँ पे चला हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका? कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 2003 से 2004 तक, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट 2004 से 2009 तक चला है। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज़ 2, ठीक है। फर्स्ट हो गया, फेज़ 2 हो गया 2005 से लेके तक चला, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया? 2005 से लेके तो 2012 तक, ठीक है, ये चला, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, JSY 2005 में इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 3 2007 से लेके तो 2012 तक यहाँ पे चला था, ठीक है। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 से लेकर तो 2008 तक, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड द स्ट्रोक, ठीक है, जिसको हम NCD बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग पाँच छः बीमारी आती है जिसमें देखने को मिलेगा कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक। ये 2008 से स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये प्रोग्राम, ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इसका ईयर्स को आपको याद में रखना है, ठीक है। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, 12 अक्टूबर 2009 को यहाँ पे आया था, ठीक है। बात करेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, ICPS 2009 में आया था, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है, यह भी आया था 2011 में आया था, ठीक है। अब एल्डरली के रिगार्डिंग भी प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो गए जो कि 2011 में आपको देखने को मिले थे, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 जून 2011। नेशनल हेल्थ मिशन कब देखने को मिला था? 2013 में। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम 2013 में देखने को मिला था, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम 2014 में देखने को मिला। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 4 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, ठीक है। इन चीज़ों में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ये लेटेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी एवरी ईयर मनाया जाता है, जो कि हम 2000 कब से मनाया जाता है? 2016 से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तो प्रोग्राम के रिगार्डिंग जितने भी डिसीज़ कंडीशन और जितने भी प्रोग्राम थे, ठीक है, सभी के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के सामने चीज़ें डिस्कस कर दी गई है और आने वाले समय में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। आपके CHO के एग्ज़ाम में 4 चांद लगा सकता है, ठीक है। चलिए, जितने भी प्रोग्राम्स बताए सबका थीम्स याद रखना है, ठीक है। और पर्टिकुलर फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, पर्पस क्या था प्रोग्राम का, और कितने ईयर तक क्या क्या अचीवमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि स्टेट में क्या चल रहा है, कौन सा पॉलिसी चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, वो भी आपको गूगल पे सर्च करके नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कुछ वेक्टर्स है जो कि डायरेक्ट डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। तो हाउस फ्लाई, ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है? डायरियल, डिसेंट्रिक डिसीज़ करती है, पोलियोमाइलाइटिस करती है, एंथ्रेक्स करती है, ट्रोकोमा करती है, ठीक है। जो हाउस फ्लाई होती है हमारी वो क्या करती है? डायरियल डिसीज़ कर देंगे, डिसेंट्रिक कर देंगे, ठीक है, जिससे पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। अदर देन दैट क्या बात करें हम, ट्रोकोमा अनलेस अनटिल भी हो सकता है, ठीक है। सैंड फ्लाई होती है जो काला अजहर करती है, ठीक है। टीसी फेलिया क्या करती है? स्लीपिंग सिकनेस करती है। ब्लैक फेलिया क्या करती है? रिवर ब्लाइंडनेस करती है। सॉफ्ट टिक्स क्या करते हैं? रिलैप्सिंग फीवर और क्यूक फीवर करती है, ठीक है। हार्ट टिक क्या करती है? टिक पैरालिसिस, टिक टाइफस, टिक एंसेफेलाइटिस करती है, ठीक है। लाउस क्या करती है? जो लाउस होती है हमारी एंडेमिक टाइफस,
फ्रेंच फीवर, रिलेप्सिंग फीवर यहाँ पे कोस करती है, ठीक है। माइट क्या करता है, स्क्रब टाइपस, रिकेट्सिया, पॉक्स करते हैं, ठीक है। फिलिया करती है, फ्लेक करती है, ठीक है। एनोफेलिस मॉस्किटो मलेरिया करता है, एनोफिलस मॉस्किटो क्या करते हैं, मलेरिया करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरियासिस जेपनेस एंसेफेलाइटिस करता है, वायरल अर्थराइटिस भी करता है, ठीक है। एडिस मॉस्किटो क्या करता है, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पॉजिटिव एजेंट और साथ में वेक्टर पूछा जाता है, तो दोनों में बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं और वो यहाँ पे रोंग टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एजेंट और वेक्टर सेम है, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ये टोटली रोंग होता है। दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। कुछ जो डिसीज़ कंडीशन है वो डायरेक्ट क्या है कि वेक्टर की वजह से होती है, इनका पॉजिटिव एजेंट अलग होता है, टाइप से अलग होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मलेरिया, डेंगू, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएचओ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है। मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट्स, क्लासेस, सीएचओ का और पुराने क्वेश्चन पेपर को पाइए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे लिस्ट ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा आने वाले सीएचओ एग्जाम में। इंक्यूबेशन पीरियड का बात करेंगे और हम बात करेंगे कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सिफिलिस का। सिफिलिस क्या है, सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस इज अ क्लासिकल एसटीडी, ठीक है। 5 क्लासिकल एसटीडी में आता है, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिफिलिस 5 क्लासिकल डिसीज, ठीक है। और एक्सेप्ट मन करके आ जाएगा एसटीडी डिसीज के रिगार्डिंग। तो आपको ये 5 सिफिलिस, गोनेरिया, कॉन्ड्रोइड्स, एलजीबी और दोनों वानी, ठीक है। इन 5 को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये 5 क्लासिकल एसटीडीज डिसीज़ हैं जो कि आपके सीएचओ में एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। सिफिलिस ट्रोकोमा, सिफिलिस के पेलिडम की वजह से होता है। 9 से 90 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप सभी लोगों को देखने को मिलता है। गोनेरिया होता है जो नेसेरिया गोनेरिया की वजह से होता है, 1 से 5 दिन तक देखने को मिलेगा, ठीक है। चेनक्रोइड से होता है। हीमोफिलस डोर्सियलाई की वजह से होता है, ठीक है। एलजीबी, ठीक है। क्लाइमेडिया ट्रोकोमेटिस की वजह से होता है। डोनोवानोसिस क्या होता है, ये भी कहता है ग्रांडोलोमेटेसिस की वजह से होता है। क्लाइमेटोबैक्टीरियम ग्लैंडोमर्सिस की वजह से देखने को मिलता है, जो कि 3 से 12 दिन तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो 5 क्लासिकल एसटीडी डिसीज़ हो गई है, जो कि आपके बिल्कुल आपको याद रखना है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसा एचआईवी मैंने बताया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, मंथ से लेके तो 10 ईयर तक आपका ये ले सकता है, ठीक है। आपको सडनली पता नहीं चलेगा। फिर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पिको पी कोरोना वायरस एंट्रोवायरस 72 10 से 45 दिन तक होता है। 45 से 180 दिन तक आपका हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है, जो कि हार्पिक से हेपेटा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी होता है जो हेपा सी वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। हेपाडीना वायरस है, हेपा सी वायरस है, डेल्टा वायरस की वजह से हेपेटाइटिस डी देखने को मिलता है। 30 से 180 दिन तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। जेनाइटल एंड एनल वार्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। स्कैबीज होता है, सार्कोप्टेस स्कैबीज की वजह से देखने को मिलता है। प्यूबिक या आप बोलते हैं पब्लिक लूज क्या होता है, पेट्रीसियस प्यूबिक्स की वजह से होता है। ट्रोकोमाइसिस क्या होता है, स्ट्रॉबेरी बेचाइना होता है जिसमें देखने को मिलता है। ट्रोकोमिनास बेचाइनाइटिस होता है, मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड ऑफ द ट्रोकोमिनास होता है, जो कि स्ट्रॉबेरी कलर का बेचाइना करता है, जिसमें आपको ट्रोकोमिनास वेजिनालिस देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रोकोमिनास वेजिनालिस इज द मोस्ट कॉमन द एसटीडी इन द फीमेल्स, ठीक है। कैंडिडिया अल्बिकेंस से होता है, कैंडिडिया अल्बिकेंस की वजह से होता है। जेनाइटल हर्पेक्स, ठीक है, हर्पेक्स सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। ये आपका 2 से 20 दिन तक का काउंट करके लेता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो कम्युनिटी के रिगार्डिंग थी, जो कि आपको 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले सीएचओ एग्जाम में डेफिनेटली दे देगा, ठीक है। और ये इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक मिलेगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। उस पर आपको डेफिनेटली नोट्स मिलते हैं, अप टू डेट डे टू डे अपडेट्स मिलता है अबाउट द वैकेंसीज, अबाउट द एग्जाम, अबाउट द स्टडी रिगार्डिंग हर चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि क्लासेस समझ में आया है और क्लासेस अच्छा लग रहा है और आगे
हर दिन आपको CHO के रिगार्डिंग क्लासेस मिलता रहेगा डेफिनेटली, जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता लग पाए कि यहाँ पे आपके लिए स्टडी के लिए कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, क्लासेस, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बिल्कुल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करिए, उनको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो CHO का जो एग्ज़ाम है भाई, वो एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो MP में CHO का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 1000 वैकेंसी आया है और इतने सब सेंटर नहीं थे जितने वैकेंसी आ चुका है, ठीक है, अभी फिलहाल में, क्योंकि है ना, अभी सब सेंटर न्यू बनाए नहीं गए हैं। जो रिप्लेस ये जो बच्चे ने छोड़ दिए, जो बच्चे ग्रुप 5 एम्स वगैरह या सेंट्रल लेवल पे चले गए हैं, उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे आप सभी लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप CHO का वैकेंसी आना बहुत ना के बराबर है, क्योंकि हर बार इतना वैकेंसी नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट बार भी आया था तो बहुत कम आया था, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है। तो इस वैकेंसी का वैल्यू करिए और अपने सारे काम छोड़ छुड़ा के आप स्टडी में बिल्कुल लग जाइएगा। ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मान के चलिए। और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मत जाइए कि जो कि आपको स्टडी से दूर करती हो, ठीक है। और यदि ऐसे फ्रेंड्स वगैरह भी है आपके कि जो आपको स्टडी से दूर करिए, तो आज ही उन सारे फ्रेंड्स को छोड़ा दीजिए। कोई मतलब नहीं होता है लाइफ में, कोई साथ नहीं देता, ठीक है। आप अपना कैरियर बनाइए। आपके माता पिता ने आपको स्टडी करवाया है, आपने नर्सिंग किया है, तो आपने एक गवर्नमेंट जॉब का सपना ही देखा होगा, तभी जाके आप क्या कर रहे हो, अपना स्टडी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो। तो बिल्कुल आप अपने माता पिता के ड्रीम्स को ट्रू करिए, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।